हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, जिसमें हम आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़ेंगे। जब हमने केमिकल काइनेटिक्स डिफ़ाइन किया था तो हमने कहा था कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी किस स्पीड के साथ हो जाएगा। और हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेट ऑफ ए रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो वहाँ पे हमने इनलिस्ट किया था मेनली 3 फैक्टर्स जिस पे रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, या जो वो फैक्टर्स 3 फैक्टर्स जो रेट ऑफ ए रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक, तो उसमें से पहला जो फैक्टर था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर था कैटलिस्ट। तो आज हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज कंसिडरेबली विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ ए रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। It is found that for a chemical reaction with a rise in temperature by 10 degree Celsius the rate nearly doubles। यानी ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो रेट या स्पीड ऑफ ए रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। कुछ केस में तो ऑलमोस्ट ट्रिपल भी हो जाता है रेट ऑफ ए रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाओगे। ठीक है, तो 10 डिग्री बनाने का मतलब क्या है कि अगर आपने पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री पे रिएक्शन किया, फिर आपने रेट को रिकॉर्ड किया, इसी तरह आपने फिर 35 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन किया और रेट को आपने रिकॉर्ड किया, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन का जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा जो रेट 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन का था। ठीक है, अब रीज़न क्या है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। यानी ये जो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे रेट ऑफ ए रिएक्शन का, यानी रेट ऑफ ए रिएक्शन टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी बढ़ रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जो कि आपके सिलेबस में है तो हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे हम कोलिजन थ्योरी का वो पार्ट पढ़ेंगे जो हमें टेम्परेचर का रिएक्शन और रेट पे डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। According to this theory, for chemical reaction to occur, there must be collision between the reactant molecules। आपको नाम से ही नज़र आ रहा है कोलिजन थ्योरी से कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली केमिकल रिएक्शन कब होगा, यानी कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा। यानी जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होगा तभी जाके रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है? यानी रिएक्टेंट के बीच में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 टाइम्स कोलिजन हो रहा है तो क्या उस 1000 के 1000 कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट बनेगा? तो आंसर हो जाता है नहीं। However, most of the collision take place between molecules are ineffective। लेकिन जो मैक्सिमम जो कोलिजन्स हो रहे हैं किसके बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इनफेक्टिव होता है। यानी उस कोलिजन की वजह से रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। फिर सवाल पैदा होता है कि कौन सा कोलिजन ऐसे कोलिजन्स हैं
जिनकी वजह से रिएक्टेंट जो है किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो आंसर ये है ओनली दोज कोलिजन रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, सिर्फ वो कोलिजन की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है या प्रोडक्ट बनता है जिसमें इन विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद ए मिनिमम एनर्जी, यानी जिसमें जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनके साथ उनका एक क्या होगा, मिनिमम, उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी के हिसाब से प्रोडक्ट कब बनेगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, यानी कोलिजन होगी। क्या हर कोलिजन की वजह से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा या केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं, नहीं होता। हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। उन बहुत सारे जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं। इनइफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन जिससे प्रोडक्ट ना बने, और इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स जिनकी वजह से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, यानी रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तभी जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। मैक्सिमम जो कोलिजन्स होते हैं उससे वो क्या होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं। कौन सा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलिजन्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे आंसर ये है कि वो कोलिजन्स जिसमें मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम क्या हो, एनर्जी हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल दो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो अगर इन मॉलिक्यूल के पास किसके बराबर, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर अगर इनके पास एनर्जी है तो इस कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी तो होगा लेकिन वो एनर्जी अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है तो उस केस में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो हमने अभी कहा कि मोस्ट कोलिजन्स में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। दैट मीन्स मोस्ट कोलिजन्स में रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। अब देखो, अब हम ये कह लेते हैं फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 कोलिजन्स हैं जिसमें कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है या बराबर है। ठीक है, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा यानी 25 से मैं 35 पे चला जाऊंगा, the number of molecule having energy equal to or greater than threshold energy become nearly double even with a small increase of temperature। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से 25 डिग्री से 35 डिग्री पे जाने से क्या हो रहा है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर लेगा, एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे कम था अब 35 डिग्री सेल्सियस पे उन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के या बराबर हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज़्यादा है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। यानी 25 डिग्री पे सेल्सियस पे सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा था तो 35 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट 200 मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या हो जाएगा,
एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के या बराबर हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ाने से इनका एनर्जी क्या हो गया है, बढ़ गया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया। अब ये मॉलिक्यूल्स भी कोलिजन से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ ए रिएक्शन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, रेट किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, बिकम ऑलमोस्ट डबल। इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पहले 100 अब 200 हो जाएगा, विद ए स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी पहले लोअर टेम्परेचर पे, जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम था, हायर टेम्परेचर पे उन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं किसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस as to make the chemical reaction occur is known as threshold energy। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का वो एनर्जी है जो वो मिनिमम एनर्जी है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए अगर वो क्या होना, अगर वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी ज़्यादा है वो भी आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैव एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी हमारे जो मोस्ट ऑफ द जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी क्या होता है, एनर्जी होता है, लेकिन वो एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास अगर ये रिएक्टेंट है तो ये देखो टोटल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए किसको, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन रिएक्टेंट्स के पास भी कुछ अपना क्या होता है, एनर्जी होता है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। तो रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी अपना है, ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, ठीक है। और इस रिएक्टेंट को इतना एनर्जी चाहिए, इतना, ये ब्लैक वाला, इतना एनर्जी चाहिए किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट के पास अपना भी कुछ एनर्जी है जो कि इतना है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। अब इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो टोटल इतना एनर्जी चाहिए, इसके पास इतना एनर्जी है ऑलरेडी। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी इसके पास है। फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए क्योंकि 100 किलो जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन रिएक्टेंट के पास सिर्फ कितना है, 40 किलो जूल्स इसके पास अपना एनर्जी है, ठीक है। 100 किलो जूल्स चाहिए, 40 किलो जूल्स इसके पास ऑलरेडी अपना रिएक्ट एनर्जी है। तो अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इतना एनर्जी, क्योंकि टोटल इतना चाहिए, इतना एनर्जी इसके पास है, तो इतना एनर्जी जो कि क्या है 100 माइनस 40
40 किलो जूल्स, 100 किलो जूल माइनस 40 किलो जूल्स यानी 60 किलो जूल्स एनर्जी इस रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। यानी जो एनर्जी इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्वायर करना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी द एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी less than the threshold energy must acquire in order to react to yield product is known as activation energy। यानी जो एक्सेस एनर्जी कम है, किसके, रिएक्टेंट के पास कम है, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, जो इस रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, ताकि ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। फिर से एक बार आप देख लो, हमने अभी कहा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब इनके पास एक मिनिमम एनर्जी होगा, जिसको हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो इस रिएक्टेंट को इतना एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन इस रिएक्टेंट का एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसके पास अपना एक एनर्जी है, वो ये है। यानी 100 किलो जूल्स चाहिए, इस रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 40 किलो जूल्स है। तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसका एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो इसका 40 है, थ्रेशोल्ड कितना है, 100। तो इसको 60 किलो जूल्स और एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी हम ये कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, ये एनर्जी किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेसेस बाय द रिएक्टेंट। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो किसके बराबर हम कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस ये जो एनर्जी पोजेसेस बाय द रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड कितना है, 100, एक्टिवेशन कितना है, 60, रिएक्टेंट का कितना है, 40, 60 प्लस 40, 100। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी पोजेसेस बाय द रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ तक प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। या हम एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, ये इस साइड ले जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी यहाँ से यहाँ माइनस एनर्जी पोजेसेस बाय द रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, माइनस वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है, जिसको उसे गेन करने की या एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस प्रपोज द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट के एट टेम्परेचर T। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट क्या है, K है, और K है एट टेम्परेचर T, तो उसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A कैपिटल A इंटू एक्सपोनेंशियल रेज पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT, जहाँ EA जो है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये जो A है, A को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट है, इससे पहले आ रहा है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। और T टेम्परेचर है, R क्या है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R इंटू T।
ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स क्या ले लेते हैं, लॉग। तो ln k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब क्या हो जाएगा, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो ln k इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a इंटू बी, ये पूरा हम क्या मान लेते हैं, b, लॉग ऑफ a इंटू बी। तो हमें पता है लॉग a इंटू बी किसके बराबर है, लॉग a प्लस लॉग b के बराबर, लॉग b के बराबर। तो लॉग a क्या है, कैपिटल A है, प्लस लॉग b क्या है, ln b क्या, e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन क्या है, आर टी है, ठीक है। अब देखो ln k इज इक्वल टू ln a, अब इस ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा, लॉग ऑफ a रेज टू पावर b के, a है ई एक्सपोनेंशियल, b है माइनस ई ए अपॉन आर टी, विच इज इक्वल टू b ln a के बराबर होता है, प्लस, ठीक है, b क्या था, लॉग ऑफ a रेज टू पावर b है, b किसके बराबर है, माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी, ln क्या है, ln e है, ln e। तो log ऑफ एक्सपोनेंशियल e1 के बराबर होता है, तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, और ln e किसके बराबर हो गया, वो ln e1 के बराबर हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। एट टेम्परेचर T1, अगर टेम्परेचर क्या है, T1 है, तो इक्वेशन 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए। अब देखो एट के टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, K1, तो ln a माइनस ई ए अपॉन आर, टेम्परेचर क्या है, T1, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इसी तरह एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे कंसिडर करते हैं। टेम्परेचर T2 पे अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, T2 पे चूंकि रेट भी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, रेट और रेट कांस्टेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ln क्या हो जाएगा, K1 के बजाय आप क्या लिखेंगे, K2 ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर T2, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है, वेयर K1 और K2 जो है क्या है, आर द वैल्यूज ऑफ क्या है, रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, किस पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, एट K1 है एट टेम्परेचर T1 पे, और K2 एट टेम्परेचर T2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है, ln K2 है इक्वल टू इसके इस साइड, और इक्वेशन थर्ड के इस साइड क्या है, ln K1 है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ln K1। अब देखो ln A है माइनस ई ए अपॉन आर T2 है इक्वेशन 4 के राइट साइड में, और इक्वेशन 3 के राइट साइड में क्या है, ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1, ठीक है। अब देखो ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब देखो माइनस क्या आ जाएगा, ln A, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए अपॉन आर T1, ln A माइनस है, ln A प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, log ऑफ A माइनस बी, log ऑफ A माइनस log ऑफ B इक्वल टू किसके बराबर होता है, log A डिवाइडेड बाई B के, log A डिवाइडेड बाई B बराबर होता है log ऑफ A माइनस log ऑफ B, log ऑफ A इंटू B किसके बराबर होता है, log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A क्या है, log ऑफ A है माइनस log ऑफ B, A किसके बराबर है, K2, B किसके बराबर है, K1, तो log A अपॉन B है,
तो K2 अपॉन K1 विच इज़ इक्वल टू, अब देखो ये माइनस ई ए अपॉन आर T2 है, ये प्लस है, प्लस वालों को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ये भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, मैं ये को भी कॉमन निकाल देता हूँ, आर को भी कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। या हम लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर। अब देखो इन दोनों में से एलसीएम क्या है, T1 भी निकल सकता है, T2 भी निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T2 माइनस T1। ये वो एक्सप्रेशन है जिससे आप आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो नोइंग पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाते हैं साथ साथ में। नोइंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है किसी भी रिएक्शन का, लेकिन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, यानी एक अगर रिएक्शन है उसका दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है, आप एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए गिव्स प्रोडक्ट, अगर इस रिएक्शन के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है और 35 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है, तो आप इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो T2 पे 35 आ जाएगा, T1 पे 25, T1 पे 25, T2 पे 35, ये तो हो गया। R का वैल्यू तो कांस्टेंट है, K2 और K1 भी अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या हो जाएगा, मैं आर को इस साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा ln K2 अपॉन K1 इंटू क्या हो जाएगा आर, विच इज इक्वल टू क्या बचा एक्टिवेशन एनर्जी इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, ठीक है। अब मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या, इस साइड क्या था ln K2 अपॉन K1 था इंटू क्या था आर था। अब देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ln K2 अपॉन K1 इंटू आर, ln K2 अपॉन K1 इंटू आर। अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, या एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू आर ln K2 अपॉन K1, ठीक है। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो T1 T2 ऊपर आ गया, T2 माइनस T1 नीचे आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी एक इक्वेशन का कैलकुलेट कर सकते हो। इतना हमारा रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी रिएक्शन का दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का दो टेम्परेचर पे यानी T1 और T2 पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है, तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग आर्हीनियस इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।